नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप देख रहे होंगे। अच्छा, नाम भी देखें तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने हाफिज़ मोहम्मद कासिम खान कैनबरा ऑस्ट्रेलिया से मेरी अननेसेसरी तारीफ करके इमरान खान साहब की बहुत तारीफ की और कहते हैं कि मुल्क से बाहर सबसे पहले नाम उन्हीं का आता है। अच्छा हाफिज कासिम साहब, पहले तो मैं आपकी तारीफ कर, आप भी हाफिज कुरान हैं और हमारे आर्मी चीफ भी हाफिज कुरान है, तो ये दोनों आप एक ही सफ में खड़े हैं। उस लिहाज से इमरान खान साहब कब रिलीज होंगे ये अदालत उज़्मा फैसला करेगी, मैं नहीं कर सकता। लेकिन बेटा आप बाहर हैं, आप चले जहाँ भी आप हैं, मैं देख लूँ आप कहाँ हैं। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में आप हैं, क्रिकेट देखें ना जाके। विमेंस क्रिकेट देखें, निकर पहन के खेलती हैं, फील्डिंग करती हैं या नहीं पहनती, चलो जाकर देख बेटा। हम लगभग 25 करोड़ हैं, कुछ लोग कहते हैं 26 हैं, कुछ लोग 25 करोड़। लेट्स अज्यूम कि इमरान खान साहब कल वापस आ जाते हैं, रिहा कर दिए जाते। अच्छा, इसमें इमरान खान के साहब इमरान खान साहब के जेल जाने पर नून राशिद याद आ गया। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हेज ये शबे ज़बां बंदी है रहे खुदाबंदी। तुम मगर क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते तो हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की ज़बां बनकर हाथ बोल उठते हैं सुबह की आज़ान बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं, रोशनी से डरते हो। और शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर, रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर। अजदा में इंसान से फर्द की नवाए जात की सदा आई, राय शौक में जैसे राह राह का खून लपके, एक नया जुनून लपके। आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो, तुम अभी से डरते हो। हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं, तुम अभी से डरते हो। अभी से नहीं डरना, तारीख कंटिन्यूज टू रोल। मैंने अपनी आंखों से जब याया खान साहब उतर गए और वो भुट्टो साहब आ गए, तो उनका घर था पिंडी में कंटोनमेंट में। मैं सुबह एहसन याद खान, उनके बेटे रोहेल याद म्यूजिक करते हैं, उनको मिलने जा रहा था। मैंने देखा कि नाइट सूट पहने एक शख्स सब्जियां खरीद रहा है, जान लिया या खान अयूब खान साहब। इस यहाँ आधा हिस्से में इनका एक बेटा और उनका बेटा रहते हैं, आधे हिस्से में अशवानी साहब ने घर बनाया हुआ। सो ये आते हैं और ये जाते हैं, नाम रहेगा अल्लाह का। अच्छा जी, अगर इमरान खान साहब आ जाते, मैं फिर रिपीट करता हूं, आपने कहा ना सबसे ज्यादा तारीफ उनकी, जो बाहर डायस्पोरा है, पाकिस्तानी के बाहर रहते हैं, उनको डॉलर भेजने पड़ेंगे। कितने मांगेंगे भाई? आप मांगेंगे पैसे, हो जी आईएमएफ ने पहली ट्रांच, पहले हमें बताते रहे आईएमएफ तो पीछा छुड़ाना है, पीछा छुड़ाना है। अब हम बगलें झांक रहे हैं, लुडियां पा रहे हैं कि पहली ट्रांच मिल गई। डायस्पोरा ने पैसे भेजने पाकिस्तानियों ने,
इमरान खान को, उनको यकीन है कि वो नहीं खाएगा। देखिए ये बात ठीक है कि उनको MBS सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है उन्हें घड़ी दी, जो उन्हें बेच दी, जो कि मेरी नज़र में उनको ये नहीं करना चाहिए था, वो घड़ी स्टेट की उनको दे दी, क्योंकि उनके पैसे से उन्हें सड़कें बनवाई। बट ये नहीं उनका काम है। मुझे ये पता है कि एक बॉल पॉइंट पेंसिल भी मिले एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, वो स्टेट में तोशाखाना में जानी चाहिए। और ये इमरान खान से वापस है, एक दिन में हम ठीक नहीं होंगे, 5 से 8 साल। फोकस ऑन इकोनॉमी, फोकस ऑन एक्सपोर्ट, दरामद। क्या कर सकते हैं? जब तक आप ये नहीं करेंगे बहुत सारे हालात नहीं बदलेंगे। देखिए कुरान के मैंने कभी उस कम्युनिटी की मदद नहीं की जिसने खुद काम नहीं किया। अल्लाह का काम तो बरकत डालना है, काम करना नहीं है। काम हमने खुद करना। मजीद आजम खान साहब मुल्क से बाहर हैं, कहाँ हैं मुझे नहीं पता। सवाल आपने बाहर बैठ के करना, सवाल इधर बैठ के ना, इतने बैठ के मदनी नाड़ी सवाल करने हैं मित्र। चौकीदारों और फौजियों में क्या फर्क, डिफरेंस होता है? बहुत नहीं पता। आपको नहीं पता? अच्छा, मैं आपसे एक बात, आपको ले लीजिए, आपने सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब देता हूं। मुल्क की, कई मुल्कों की एक आइडियोलॉजी भी होती है, ख्यालात और रसूल भी होते हैं। कुछ मुल्कों में अफवाज उस आइडियोलॉजी को पकड़ लेते, कहती है ना सिर्फ हमने दुश्मन से लड़ना, जो कि लड़ रहे हैं, ये दहशतगर्द क्या, आपको पता है कितना मुश्किल है खुदकश हमलावर को पकड़ना, वो कर रहे हैं। लेकिन वो आइडियोलॉजी की तरफ बढ़े, उसके भी हाफिज हम, आइडियोलॉजी से हम अलग नहीं होने देंगे। जब ये होता है तो टकराव होता है बिटवीन पॉलिटिकल फोर्सेस एंड द आर्म्ड फोर्सेस। क्यों लिया उन्होंने? आप बताएं, पहला मिनी मार्शल लॉ कब लगा था पाकिस्तान में? तो पैदा भी नहीं, 1953 में एंटी अहमदिया राइट्स को कुचलने के लिए। दूसरा कब लगा था? 1958 में अयूब खान का मार्शल लॉ, 58 से लेकर 62 तक रहा। और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो 7 अक्टूबर को जो कैबिनेट बनी उसमें भी थे, और जो 27 अक्टूबर को बनी उसमें भी थे। और 62 का आइन दे दिया उन्होंने, अयूब खान साहब ने, और जो चलता रहा 69 तक, जब तक याया खान है उसका गाने खत्म। सो ये अफवाज की जो बढ़त है वो एक दिन में नहीं हुई, इट्स ए स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट रहा। आपके ख्याल में जनरल जियाउल हक साहब ने कितनी तरमीमें में की 1973 के आइन में? पढ़ी हैं आपने? 65। सो ये जिम्मेदारियां अफवाज ने एक दिन में नहीं हासिल की हैं। इसमें बहुत कसूर हमारे सियासतदानों का भी है। वो जाते रहे उनके पास मदद के लिए। और मैं एक और बात जो आपको बुरी लगे, हमें कोई बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने मुल्क के दुश्मन, हमसे ज्यादा दुश्मन कौन हो सकता है? हम मुल्क से बाहर बैठ के आप सवाल पूछ रहे, इथे आना पुत्र, इथे आना तो कर। मुजफ्फर ए ताहिर साहब हैं,
कहाँ से लिखा है खत वो उस पर नहीं, मुझे मेरे जो पास कागज है। आप कहते हैं कि मौलाना हजरत को बुलाया गया चेम्बर्स में एक जज साहब ने, और जो फैसला किया वो उनकी मुताबिक किया और अनाउंस कर दिया अदालत में जाके। क्या ये इंसाफ है? और क्या ये होना चाहिए था? दिलेरी से जवाब दें, विदाउट फियर। अच्छा देख बेटा, जब कोई शख्स 76 साल का हो जाए ना, तो बहुत से खौफ चले जाते हैं। क्या खौफ रहता है? मौत का। गालिब बड़ा मजेदार शायर था। उसके एक बड़ी अच्छी अरशद महमूद साहब ने, उसका एक शेर है, मौत की राह ना देखो कि बिन आए ना रहे। यानी इंतजार जाया नहीं जाना, वो आवे ही आवे। मौत की राह ना देखो कि बिन आए ना, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए ना बने। तू खुद आवे दे आवे, किसी मत के तू ना आवे तन बुला के बुलाया जाए कि तू आ जा। अरे शायद खातून की बात कर रहा था। मुझे नहीं पता आप किस मौलाना की बात कर रहे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के चेंबर में बुलाया गया था। मुझे नहीं पता कि कौन सी जजमेंट थी जो उनको दिखाई गई उनकी मर्जी के मुताबिक। और मुझे नहीं पता कि क्या वही थी, ये वाकया हुआ कि नहीं हुआ। मैं अगर जो कुछ आपने लिखा है सच है तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है। एक जो जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके खिलाफ है, ये इखलाक के भी खिलाफ है। ऐसे जज को उस ओहदे, ऐसे शख्स को उस ओहदे पे होने नहीं चाहिए। देखिए ना, 6 जज हैं हमारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, उन्हें दिलेरी से खत लिखा कि नहीं लिखा? लिखा ना। क्या किया उस खत पे सुप्रीम कोर्ट ने? क्या किया? सो आप जो आपने वाकया सुनाया है, मैं सही आपको बताऊं, मुझे नहीं पता। मुझे ये जरूर इल्म है कि जिस दिन वो, अगर आप उन्हीं मौलाना की बात कर रहे हो, पेश हुए तो उनके एक साथी ने अदालत में बदतमीजी की थी, ये मुझे पता है। ये बाकी आपने जो कहानी सुनाई है या लिखी है वो मुझे नहीं पता था। हमीदुल हक साहब कहां से हैं मुझे नहीं पता। लोगों पे कंटेम्प्ट पिटिशन या कंटेम्प्ट अदालत की बेइज्जती कैसे लगाई जा सकती यार? आप अखबार नहीं पढ़ते? एक वकील साहब को कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, और ये क्या क्या कर रहे हैं, तो अभी कंटेम्प्ट नोटिस देता हूं। ठीक, कंटेम्प्ट का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, और वो आर्टिकल में डिफाइन है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2003 में कई ऑर्डिनेंसेस आई, लेकिन वो ही आए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में एक सिविल कंटेम्प्ट है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, और जुडिशियल कंटेम्प्ट है, और पर्सनल क्रिटिसिज्म ऑफ जज भी है। एक कंटेम्प्ट होती है जो आप अदालत के जज की मुंह पे करते हैं, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उसका वो फौरन नोटिस ले सकते हैं। उस दिन मुझे किसी ने पूछा कि क्या सजा सिर्फ 6 महीने है? मैंने जो पढ़ा है ये है कि 6 महीने मैक्सिमम एक दफा हो सकती है, लेकिन आपने कंटेम्प्ट की माफी मांगनी है ना। यू हैव टू डू एन एक्ट। अगर आप बजिद रहे कि मैं तुझे ओए किया और बगैरत किया, मैं फिर से कहूंगा, आपको 6 महीने और मिल जाएगी। हम नीचे खड़े होते हैं, जज ऊपर बैठते हैं। हमें उनकी दिल से इज्जत करनी चाहिए, दिल से। वो मैंने एक दिन एक वाकया सुनाया था सुप्रीम कोर्ट में भी, और बेंच नंबर 1 में सुनाया था। एक हमारे बहुत अच्छे जज होते, वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी रहे। उनको सवाल करने का बड़ा शौक था, और
उनके पास एक सीनियर वकील हो गए जिनका नाम भी पीरजादा था, हफीज पीरजादा साहब ने, एक और वकील था। तो वो पेश हुए तो वो जज चीफ जज साहब का यस, उन्होंने कहा यस। उन्होंने कहा केस तुम्हारा है। उन्होंने कहा आपने तो इसके बाद टेक ओवर कर लेना, आप शुरू करें, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये वाक्य भी हो सकता, ये वाक्य। मैं एक दफ़ा शफी रहमान साहब भी अब रिटायर हुए, जिनको मैं बहुत पसंद कर, मैं उनको जानता नहीं था। मेरा ख्याल है रिटायरमेंट के बाद कोई बड़ा वकील उनको कहेगा कि आप चेम्बर प्रैक्टिस करें, कंसल्टेंसी जिसे कहते हैं, जो करते हैं। कोई नहीं है। मैं उनके पास गया, मेरे पास एक केस पड़ा था। मैं कहा जी आप मेरे दफ्तर में, मैं F6 मेरा दफ्तर होता था, मेरा ख्याल में ही होता था, यहाँ E7 में होता था, मुझे याद नहीं। सो वो आ गए, हमने उनको अपना दफ्तर दे दिया, मैं दूसरे दफ्तर में आ गया। मेरी जरूरत नहीं होती थी कि उनके दफ्तर में जाऊं। एक दिन मैंने उनसे पूछा हिम्मत करके, मैंने कहा सर आपको कभी अदालत में गुस्सा है? मैंने कहा हाँ आया। मैंने कहा फिर आप क्या करते थे? कहते थे मैं मजीद खामोश हो जाता। वो भाई आपके पास कलम है, आप लिखें जो आपने फैसला करना। आप क्यों ऊंचा बोलते? आप क्यों डराते हैं? मैंने तो बेंच नंबर 1 में कहा मैं इस उम्र में डरता नहीं हूं। मुझे एक दफा पहले एक मैंने हाई कोर्ट के जज साहब ऊंची बोले, मैंने कहा जी मैं भी ऊंचा बोल सकता हूं, मैं एहतरामन नहीं बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुन लें, जो आपका दिल करता फैसला करें। मैं को आपका हाथ पकड़ा हुआ है, ये ना मैं फैसला नहीं करना, नहीं मेरे मतलब का फैसला कर, भाई मैं नहीं करता हूं ये, आई डोंट डू दिस। फुरकान मुश्ताक साहब कहते हैं मेरा एक जाती मामला है। अच्छा जी, मैं खातून को जानता हूं, मुबारक हो भाई, हमें तो कॉलेज में कोई घास नहीं डालते थे, तो चलो। बट मैं समझता हूं कि शादी एक डल और बोरिंग चीज है, और मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करना चाहता। क्या कोई शख्स खुश रह सकता है और मुतमिन होंगे बगैर शादी किए? है शाबाश है, शाबाश है। देख फुरकान मुश्ताक, ये रोमन कैथोलिक्स जो प्रीस्ट्स और बिशप्स होते हैं और जो कार्डिनल्स होते हैं और पोप होता है, वो जिंदा शादी नहीं करता सारी जिंदगी। क्या वो नाखुश होते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप अखबारें पढ़ें आप देखते हैं कि उनको जिनसी हवस रहती है, और वेटिकन पैसे देता रहता है जब शिकायत आती है। सो ये नेचुरल फिनोमेना, बायोलॉजी जो हमारी है उसमें जिबिल्लत जो है उसमें पसंद करना औरत को, वो बिल्कुल शामिल है। तो आपके जीन्स कैसे सरवाइव करेंगे? यू पास ऑन योर जीन्स टू योर चिल्ड्रन। तो आप खड़े हो जाए बगैर शादी के, आपके जीन्स भी गए। एक यूनानी फलसफी ने एकदम किया, अगर तुम शादी करोगे तो तुम्हें अफसोस होगा, शादी नहीं करोगे फिर भी अफसोस होगा, सो यू डिसाइड। मैं समझता हूं शादी का सबसे खूबसूरत चीज औलाद है, उससे बड़ी चीज नहीं हो। सोक्रेटिस 70 साल का था जब उसे सजाए मौत हुई, और वो जो हेमलॉक जिसपे कीट्स से नज्म भी लिखे, इज इफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, वहां लोग बड़े बंदे बैठे हुए थे जिसमें प्लेटो भी शामिल था। तो उसने पी लिया, उसने वो गार्ड को बुलाया, उसने कहा कि मैं पीऊँ, ये कैसे जल्दी असर करता है? उसने कहा अगर आप फिरे चलें तो ये इसका असर ज्यादा होगा। वो फिरता रहा, फिर लेट गया, और उसकी समझा मार गया, तो उसने नीचे कर कहा मैंने एक मुर्गा खरीदा हुआ, उसके पैसे नहीं दिए हुए। एक शागिर्द ने कहा मैं दे दूंगा। सोक्रेटिस डाइड।
सोक्रेटिस की कोई लिखी हुई चीज हमारे पास नहीं आई है। जो सोक्रेटिक डायलॉग्स हैं, सुकरातु के डायलॉग, वो प्लेटो ने लिखे हुए। बट क्या कमाल आदमी था। सो आप करें या ना करें, करें ना, यू माइट बी हैप्पी, माइट बी हैप्पी। मेरी शादी को 27 साल हो गए, मैं एक मुतमईन इंसान और खुश हूं, दुल्हन से भी और औलाद से भी। मेरा कल एक चैम्बर में केस लगा हुआ, मैं जाऊंगा, जैसा भी मर्जी है, रिलीफ दें या ना दें, क्योंकि ऑब्जेक्शन डिप्टी रजिस्ट्रार ने लगाई। इमरान खान साहब के केस पे भी लग गई थी, और इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने चैम्बर में बुलाया और मैं और हामिद खान साहब गए अंदर, तो उन्होंने कहा कि आई ओवर रूल्ड द ऑब्जेक्शन। मैंने हंस के कहा कि आपने हमें कुछ बोलने नहीं दिया, तो जो बाहर जाके तकरीर करनी थी उसका क्या बनेगा? कहते तकरीर जो मर्जी कर। हम मैंने टीवी, आई डोंट गो कम ऑन टेलीविजन कि केस क्या हो रहा है। इमरान खान साहब जो केस फैसला भी हुआ था, आई नेवर केम ऑन टेलीविजन, में चला गया वेंट में। मुझे इशारा हो रहा है कि वक्त ख़त्म हो गया, तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।